फिजिक्स का दूसरा लेसन आज बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो है पहला लेसन पढ़ा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आज मैं जो दूसरा लेसन पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का, क्लास 10 का, यहाँ पे देख सकते हैं, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो आज इस चैप्टर को बहुत विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसका जितना फॉर्मूला होगा, जितना इसका परिभाषा होगा, जितना इसका डिफिनीशन होगा, सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं, बहुत अच्छा से। देखिए यहाँ पे पहले तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है क्लास 10 वाले का ये जो फिजिक्स है चैप्टर आपका 2, इसके पहले मैंने पढ़ा रखा है पार्ट 2, जो चैप्टर 1 था पढ़ा रखा हूँ। ये चैप्टर 2 इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये पूरा वीडियो में आज मैं समाप्त कर दूंगा ये चैप्टर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम क्या है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे देखिए 1 शॉट जो है होने वाला है वीडियो, इसका जो है साइंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन सरफेस। ठीक है, कभी ना भूलने वाले जो है कंसेप्ट के साथ आया हूँ। ठीक है, कभी नहीं आप भूलेंगे, ऐसा सिस्टम से बताऊंगा। आप एक बार वीडियो वॉच करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तब कहिएगा आप। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, जो एनसीईआरटी पे आधारित है, सभी मैंने ऐसा बनाया है एनसीईआरटी पे जो है आधारित रहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे चैप्टर जो है स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका मैंने बता दिया, पहला क्या है आपका हेडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 10 जो है, ठीक है, चैप्टर 2, और यहाँ पे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सरफेस। ठीक है, तो ये जो पहला हेडिंग है आपका, इसमें देखिए यहाँ पे पहला हेडिंग आपको दिख रहा होगा, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण होता क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को हम क्या करेंगे, यदि एक कांच का खोखला गोला जो है लेकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पे हम लोग क्या करते हैं, चांदी की पालिश या कलई कर दें, तो प्राप्त दर्पण क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण। यदि किसी कांच के खोखला गोला जो रहेगा, जैसे कांच का गोला रहे, उसको हम काटेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक गोला बना दिया, ठीक है, कांच का गोला, अब उसको हम काट कर उसके एक पृष्ठ पे क्या कर दें, चांदी की पालिश कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें, चांदी की पालिश या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को, ये जो दूसरा पृष्ठ अंदर वाला पृष्ठ है, इसको हम क्या बना दें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। यदि किसी कांच के खोखले गोले को जब मैं काटूंगा तो उसके एक पृष्ठ पे क्या करेंगे, पालिश करेंगे, कलई करेंगे, तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डिफिनेशन भी लिख रखा हूं, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पे चांदी की पालिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात मैंने एक और परिभाषा लिख रखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोल, ऐसे गोल रहेगा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ जैसे ही गोल रहेगा तो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण जो है यहाँ पे देख सकते हैं, गोलीय दर्पण आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो गोलीय दर्पण है ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, दोनों हम समझने वाले हैं। पहला तो अवतल दर्पण क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा होना चाहिए। देखिए पहले तो मैं क्या पढ़ूंगा, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, देखिए ये आपको दिख रहा है चिन्ह, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, ऐसे किरण है, ये ऐसे आपका एक किरण आया है, ऐसे गया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है, एक कलई किया हुआ पृष्ठ है। अब ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, अंदर की तरफ क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो जब हम क्या करेंगे, एक जो दर्पण जो आपका प्रकाश गुजारेंगे तो क्या होना चाहिए, इस पे टकरा के वापस लौट जा रहा है, बट ये अंदर की ओर तरफ क्या है, धंसा है या दबा है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा या धंसा हो या दबे हुए पृष्ठ से होता है, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर क्या हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला यहाँ पे किरण आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, ये डैश डैश करके है, और यहाँ पे ये जो है परावर्तक पृष्ठ है, इसको हम बोल सकते हैं कलई किया हुआ पृष्ठ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कलई किया हुआ पृष्ठ है, ये तो आप चांदी की पालिश लाल ऑक्साइड से किसी से भी लेप कर सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर क्या होना चाहिए, दबा होना चाहिए, अंदर की ओर क्या होना चाहिए, दबा होना चाहिए। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा या धंसा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिर समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर क्या होना चाहिए, दबा होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा।
अर्थात मैंने एक डिफिनेशन और रख रखा है, परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। परावर्तन जो है, परावर्तक पृष्ठ जो होता है, ये वाला परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन बोल सकते हैं इसको। परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए? दबा हो पृष्ठ, मतलब ये अंदर की ओर ऐसे दबा होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास ये आपके पास पेज है, ठीक है, ऐसे है। अब इसको हम दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या होगा? दबा हुआ पृष्ठ से है। अगर ये पृष्ठ ऐसे उठा होता तो क्या हो जाता? उत्तल हो जाता, ठीक है। तो दबे हुए पृष्ठ से ऐसे है, ठीक है ना। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर दबा या धस्सा या दबे हुए पृष्ठ से होता है, क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर आपका यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग इस फिगर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका ये आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए, दूसरा आपका क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है? सेम उसी का विपरीत है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर उभरा या उठा हो। मैंने बता दिया, देखिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर उभरा या उठा हो, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर, जैसे मान लो मैंने यहाँ से बना, ये जो है पृष्ठ, इसमें जो होगा पृष्ठ, ये अंदर की तरफ क्या किया गया? कलाई किया रहेगा, ठीक है। अब ये ऐसे पृष्ठ आएगा, इसे टकरा के इधर वापस लौट जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो पृष्ठ आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो यहाँ टकरा के क्या हो जाएगा? परावर्तित होगा। ये वाला आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, पृष्ठ होगा, ठीक है। तो ये परावर्तक पृष्ठ है। जब ये प्रकाश से पड़ के टकरा के वापस लौट जाएगा, मतलब इसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो? मतलब उठा है ना इसका पृष्ठ। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है क्या है? उठा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और ये जो आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। ये आपका क्या है? जो है कलई किया हुआ पृष्ठ बोल सकते हैं इसको। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर को उभरा या उठा हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसे में ठेला, ये जब धंस जाएगा तो अवतल हो जाएगा। जब ये इस तरफ का जो है उत्तल हो जाएगा, जब उभरा हुआ पृष्ठ रहेगा ना तो उत्तल हो जाएगा। तो डिफिनेशन इसका साफ शब्दों में समझिए, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर को उभरा या उठा होता है, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फिगर भी है। तो यहाँ मैंने लिख भाई रखा है, अर्थात में मैंने क्या लिखा है? अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, या परावर्तन उभरे या परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं उभरे हुए पृष्ठ से होते हैं, ठीक है। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर को उभरा या उठा हो या उभरे हुए पृष्ठ से होगा, क्या कहलाएगा? आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसका ये चित्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका चित्र हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, अगले पेज पे हम लोग इसको, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगला पेज पे क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। मतलब गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं निम्नलिखित हैं, बहुत सारा है, ठीक है। अब भैया इसमें मैंने अवतल उत्तल पढ़ा दिया, वो तो ठीक है। तो गोली दर्पण से जो संबंधित परिभाषाएं हैं वो क्या है? निम्नलिखित हैं। अवतल उत्तल दो तो मैंने पढ़ाया ही, ठीक है। अब ये जो है निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में क्या होगा? इसमें दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है? देखो, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के माध्य बिंदु को, जैसे मान लो मैंने क्या बताया अभी आपको, जस्ट बताया कि ऐसे मैंने कुछ दर्पण बना लिए, चाहे ऐसे बना लो, चाहे इस तरफ से बना लो, चाहे इस तरफ से बना लीजिए, ठीक है। उनकी जो ये माध्य, ये जो रेखा मैंने खींच रहा हूं, इसके बीच में ये जो बीच दिख रहा है आपको, यही आपका क्या कहलाएगा? ध्रुव। मतलब वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के माध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वह गोली दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ के माध्य बिंदु को, ये आपका परावर्तक पृष्ठ होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, दो मैंने बनाया हुआ है। ये जो है आपका ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, इधर कलाई किया हुआ पृष्ठ है, ये आपका कोई मार्ग है, ये आपका क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के माध्य बिंदु को, ये आपका माध्य बिंदु यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी माध्य बिंदु है। माध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी मैं लिख रखा हूँ। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के माध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के माध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। माध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला पार्ट, ठीक है। ये बीच वाले पार्ट को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, दोनों का फिगर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये जो दोनों फिगर है आपको मैंने बताया, ये आपका किसका था? दर्पण का ध्रुव का था, ठीक है। तो आई होप आपको दर्पण का ध्रुव क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला है आपका दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ मतलब जो उभरा हुआ पृष्ठ हो सकता है, अंदर की तरफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये मैंने डिफिनेशन बता दिया। या ऐसे भी बोल सकते हो, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र
को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसे नहीं बनाना है, फिर भी समझ लो। गोली दर्पण जो मैंने लिखा वही चलो, ज्यादा इसमें ना समझे, इसको इतना समझ लीजिए। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के माध्य बिंदु को, ऐसे बोलेंगे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, मतलब गोली दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ गोला बनाया, अब इसके एक बीच में एक केंद्र होगा, वही आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। क्योंकि जिस गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के परावर्तक पृष्ठ भी होने चाहिए, ठीक है। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो फिगर मैंने बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर ये अवतल का है यहाँ पे, और एक उत्तल का है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, अब इसका जिस खोखले को नहीं बोलना है, इसको बोलना है परावर्तक पृष्ठ। गोली दर्पण, ये जो गोली दर्पण दिख रहा है, जिस खोखले गोले का भाग बोलना जरूरी है, बट इसमें परावर्तक पृष्ठ लगाना जरूरी है। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब चलिए हम आपको अगला जो है बता देते हैं, ठीक है। आपका अगला हेडिंग क्या है, ठीक है। चलिए तो आपका अगला हेडिंग क्या है, तीसरा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, सेम हम इसको पहले तो बना भी सकते हैं, उसके बाद डिफिनेशन बता सकता हूं। देखो पहले तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम यही डिफिनेशन वो भी है, बट उसमें त्रिज्या बोल दिया, इसमें केंद्र बोल दिया। बट इसको हम अपने तरीके से कैसे बताते हैं, देखिए। गोली दर्पण के ध्रुव क्या होता है भैया, पी। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। गोली दर्पण के ये ध्रुव होगा तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यही आपका क्या होगा, आर। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोग ऐसे बोल सकते हो, बहुत 100% एकदम सिंपल। गोली दर्पण के ध्रुव मतलब पी तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो बीच की दूरी ही क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, आपका जो है क्या कहलाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, देखो मैंने यहाँ बताया सी और ये क्या है पी, तो इन्हीं के बीच की दूरी होगा ये वाला, तो यही आपका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन अच्छा सा है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको जो यहाँ पे लिखा था उसको भी मैं समझा देता हूँ। गोली दर्पण, इसमें देखिए आपको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप तो किताबी भाषा रट सकते हो, बट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे। जब समझ जाओगे तो याद कर लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, गोली दर्पण के ध्रुव क्या होता है बेटा, पी होता है, ठीक है। ध्रुव आपका पी होता है, और सी क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो ध्रुव आपका केंद्र है। तो गोली दर्पण के ध्रुव पी और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मैंने यहाँ पे जो लिखा था इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण का फिगर है, ये आपका उत्तल दर्पण का फिगर है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, बताओ बच्चा। चलिए आपके अगले हेडिंग चलते हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या है आपका, चौथा, अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। अभिलंब क्या होता है, ठीक है। तो अभिलंब क्या है, यहाँ हमने लिख रखा है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक गोला बनाया, ठीक है। अब गोला बना दिया, ठीक है। अब गोला बनाए, चाहे यहाँ से यहाँ पे मिला दे, चाहे यहाँ से मिला दे, चाहे यहाँ से मिला दे, चाहे यहाँ से मिला दे, चाहे यहाँ से, कहीं से भी हम यहाँ वक्रता केंद्र पे मिला देंगे तो वही क्या कहलाएगा, अभिलंब। समझो, गौर से समझिएगा। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ आप जानते हैं, जो बाहर वाला पृष्ठ, इसको हम परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, और ये बाहर वाला पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। यहाँ पे देखिए वही मैं डिफिनेशन वही भी लिख रखा हूँ। यहाँ मैंने क्या बताया, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा को, उस बिंदु को हम लोग अभिलंब कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा अभिलंब, ठीक है। चलिए आपका अगला हेडिंग क्या है, ठीक है। अगले हेडिंग पे चलते हैं।
अगला है मुख अक्ष, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अक्ष। मुख अक्ष क्या होता है दोस्तों? देखिए पहले तो आप समझ लीजिए, उसके बाद डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो दिया है उसको भी समझ लीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम लोग मुख अक्ष कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं, या मैंने लिख रखा, बट इसको हम समझेंगे अपने तरीके से। चलिए, ये आपका क्या है बेटा? केंद्र, और ये क्या है आपका? ध्रुव। ठीक है, अब इसी से मिलाएंगे वक्रता के मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, बाहर वाली रेखा। तो यहाँ पे मुख अक्ष नहीं होगा, बाहर होगा। यहाँ भी हो सकता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव मतलब गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? पी। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली एक सीधी रेखा, ये गोला के बाहर जो होगा वही आपका मुख अक्ष होगा। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली एक सीधी रेखा, और ये सीधी रेखा बाहर वाली रेखा इधर का, ये आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल अक्ष, जिसको हम बोल सकते हैं मुख अक्ष। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली एक सीधी रेखा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख अक्ष कहलाता है। ठीक है, आप लोग आई होप समझ में गए होंगे। ठीक है, ये आपका जो है फिगर दोनों आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों फिगर, ये आपका अवतल का है, ये आपका उत्तल का है। ठीक है, ये अगर इस तरफ से ले जाएंगे, उस तरफ बाहर निकालेंगे तो ये आपका मुख अक्ष हो जाएगा, और इस तरफ से यहाँ पे ले आएंगे तो मुख अक्ष हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली एक सीधी रेखा, इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, बाहर चली जाएगी तो मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला पेज क्या है आपका? ठीक है, तो यहाँ पे उसमें था पांचवा, अब छठवां क्या है? दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया ऐसे, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे खींच देंगे तो ये आपका क्या हो गया? व्यास। आपको व्यास जो है केंद्र से नहीं खींचना है। जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे लिया कि यहाँ केंद्र से मिला के बना दिया, केंद्र से, ये केंद्र से नहीं लेना है, नहीं तो आपको केंद्र से नहीं लेना है, बट व्यास तो आप कहीं से भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ऐसे खींच दिया, आपका व्यास हो गया। अगर हम यहाँ से गोला दूसरा बनाए, इसको हम यहाँ से ऐसे खींच दें, ये व्यास हो गया। अगर अधूरा रहेगा, केंद्र से मिलाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? व्यास तो आप कट ही होता है, बट यहाँ पे आर होगा, छोटा यहाँ से यहाँ तक आर होगा, यहाँ भी आर होगा, और टोटल आपका व्यास डी होता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे? देखिएगा, यहाँ पे हम लोग जो है, चलिए चलिए तो क्या होगा? देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे देखो, ये मैंने यहाँ पे ऐसे दर्पण बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे मिला है, ये M1 है यहाँ पे, और यहाँ पे M2 है। तो यही आपके यहाँ से यहाँ तक जो मिलाएंगे ये आपका व्यास कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। यहाँ मुख अक्ष तो बाहर हो ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका व्यास यहाँ हो गया तो बाहर हो गया, मुख अक्ष कहलाएगा। बट यहाँ पे फिगर में आप समझ सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को। भैया व्यास मैंने क्या बताया? जो भी गोला होगा इसको ऐसे बंद कर दिए, व्यास हो गया। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, अब भैया गोला दर्पण इतना छोटा है, इसमें मैंने ऐसे पाई खींच लिया ऐसे। ठीक है, ये आपका ऐसे दर्पण है, बाहर कलाई किया हुआ है, ऐसे है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? व्यास, दर्पण का व्यास कहलाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पेज पे जो है, अगला जो है क्या है? ये आपका छठवां था। सातवां क्या कह रहा है? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस लेंथ क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने बता, अभी तो मैंने यहाँ जैसे मान लो मैंने गोला बनाया, और यहाँ पे एक केंद्र है C और यहाँ पे ध्रुव है P। ठीक है, अब इसको ऐसे बना देंगे तो यहाँ पे एफ हो सकता है, क्योंकि केंद्र और ये जो है ध्रुव के बीच में ही फोकस होगा, बट आपके केंद्र के पास में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, हमेशा भी फोकस जो है केंद्र के पास नहीं हो सकता, इसके यहाँ बीच में ही होगा, इसके बीच में, या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा जो है मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो सिंपल है यार, बना सकते हो। देखो गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र F है बल, जिसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका अवतल है, ये क्या है? उत्तल है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण देखिए, समझिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव मतलब P, ये P आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका P है, तथा मुख्य
फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस, ये आपका मुख्य फोकस है, इसी के बीच की दूरी को हम क्या क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ, मतलब फोकस दूरी कहते हैं। अब इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, मैंने बता ही दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोनों फिगर आप लोग बना लीजिएगा। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये आपका था 7वां, ठीक है, 8वां था ये आपका, यहाँ पे 7वां यहाँ पे था। ठीक है, 7वां समझ लेते हैं, तब उसके बाद 8वां तो आप समझ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7वां क्या कह रहा है, मुख्य फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोर। तो गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया, इसमें क्या बोल रहा है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष आप जानते हैं बाहर भी हो सकता है, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, समझो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अगर गोला बनेगा तो ऐसे होगा, तो यहाँ मुख्य अक्ष बाहर होता है, तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चल रहा है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या करेगा, अब देखो परावर्तन हो रहा है, ऐसे जा रहा है, परावर्तन होकर ऐसे आ रहा है, मिल रहा है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहलाएगा। सिंपल सा डिफिनेशन है, आप दोनों में सीख सकते हैं। ये ऐसे जा रहा है, 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 ये इधर टकरा के इधर आ रहा है, मतलब ये वाला तो इसी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ऐसे चला गया, ये वाला ऐसे, मतलब यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा है, इसमें मतलब उत्तल में आती हुई प्रतीत होगा, अवतल में मिलती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, दोनों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वह गोली दर्पण मतलब गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, गोली दर्पण यहाँ भी ये है, ये भी ये गोली दर्पण ही समझो। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष बाहर होता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या होना चाहिए, समांतर, इसमें भी समांतर है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में मिलती हैं, किसमें, अवतल में, और मिलती हुई प्रत्युत किसमें होती हैं, उत्तल में, क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। 7वां पॉइंट था, 8वां पॉइंट मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे जो है आगे बता देते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ पर वास्तव में मिलती हैं, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक रियल होता है। ठीक है, तथा उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। ठीक है, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नोट पॉइंट मैंने क्या बताया, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस पीछे होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में सामने होगा, उत्तल दर्पण में पीछे होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आई होप ये पेज अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्या है अपना 9वां। ठीक है, फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, देखिए, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। बहुत गौर से समझिएगा, वह तल जो मुख्य फोकस, जैसे मान लो मैंने ये गोला बनाया, एक केंद्र आपका बना दिया सी, ये आपका ध्रुव पी बना दिया। अब यहाँ पे बेटा आपका यफ तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है। अब ये आपका यफ है यहाँ पे, ठीक है, इससे हम ऐसे गुजार दें तो यही आपका क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा, मतलब फोकस से ही गुजार दें। गोली दर्पण या वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो भी, जैसे मान लो गोला बनाया, वो फोकस से गुजरना चाहिए बस। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, लंबवत मतलब ऐसे हाइट में हो, ठीक है, होता है, क्या कहलाता है, गोली दर्पण का मतलब दर्पण का फोकस तल कहलाता है। और आप देख सकते हैं दोनों में, अवतल में भी उत्तल में, ये जो है दर्पण है आपका अवतल का है, ये आपका उत्तल का है। इसमें आपका यहाँ पे केंद्र होगा, मान लो सी, यहाँ पे फोकस है, तो इससे ऐसे गुजर रहा है और इसमें भी ऐसे गुजर रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, फोकस तल। गोली दर्पण के वह तल जो मुख्य फोकस से, या यही याद कर लीजिए, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, क्या कहलाएगा भैया, मुख्य फोकस से गुजरेगा, फिर भी मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, वही आपका फोकस तल कहलाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बहन, चलिए ये आपका फटाक से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आपका अगला है, ये आपका था 9वां। ठीक है, तो अगला क्या है देखिएगा, समझिएगा। अगला चेक पॉइंट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चेक पॉइंट आपको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। ठीक है, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, चेक पॉइंट इसका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कह रहा है, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। मतलब किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करना है, ठीक है। किरण आरेख का प्रयोग करके, ठीक। तो किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करना है। यहाँ पे देखिए उत्तर में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम है। किरण आरेखों का उपयोग करके या किसी वस्तु का गोलीय दर्पण जो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है, 3 नियम प्रतिपादित है या नियम है ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण जो है निम्नलिखित 3 है ऐसे बोल सकते थे, बट मैंने यहाँ पे कुछ चीजें अलग से लिख दिया है। किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम है, ये तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है एवरीवन। चलिए प्रथम नियम क्या कहला है, ठीक है। फर्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। दर्पण के मैंने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष तो हमेशा समझ लो बाहर होता है बेटा, इतना जानते रहिए, बाहर मुख्य अक्ष होगा। दर्पण के मुख्य अक्ष, यहाँ पे मुख्य अक्ष होगा, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई आएगी अवतल में, और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी बट मुख्य फोकस से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल। यही आपका प्रथम नियम कहलाएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे आएगी तो अवतल, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उत्तल, ठीक है। ये आपका दोनों जो है फिगर आप लोग बना लीजिएगा, पहला और दूसरा, ठीक है, अवतल उत्तल के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा आपका क्या है, द्वितीय नियम जिसको बोल सकते हैं सेकंड रूल। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली अवतल, देखो दर्पण के मुख्य फोकस से क्या हो रही है, अब तो मुख्य फोकस से ही होकर आ रही है ना, मतलब ऐसे आ रही है इधर, ठीक है, फिर ऐसे निकल जा रही है, ठीक है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली अवतल या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में, ठीक है, प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो बेटा समझिएगा, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाएंगी, अवतल। और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें बट यहाँ पे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, नहीं, समझो। दर्पण के मुख्य अक्ष के जैसे ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये चलिए देखो, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये डैश डैश कर दिया है यहाँ पे। दर्पण के मुख्य अक्ष के दर्पण के मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, ऐसे जा रहा है, बट जा तो रहा है बट यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रहा है, इसमें क्या होगा, अवतल। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो भैया यहाँ पे ये जो चल रहा है मुख्य फोकस से चल रहा है, बट ये किसके समांतर हो जा रही हैं, मुख्य अक्ष के। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है, इसमें समझिए, गौर से समझिएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें, दोनों में समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ। दर्पण के मुख्य फोकस से, देखो यहाँ पे दर्पण के ये जो है मुख्य फोकस से चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, तब आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए, चलिए चलिए देखिए, चलिए दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या कर रही हैं, मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं, बट इसमें मुख्य अक्ष के समांतर इसमें आती हुई प्रतीत होगा, इसमें आती हुई प्रतीत इसमें जाएगा ही रियल में, ठीक है। देखो फिर समझ लीजिए, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अवतल में होगा, और इसमें आती हुई प्रतीत, दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें इसमें जाने वाली रही है, अंदर को जा रही है, ठीक है, अवतल होगा, उसमें आती हुई आने वाली रहेगी, ठीक है। इसमें क्योंकि ऐसे बस ऐसे डैश डैश किया है, इसमें आने वाला, इसलिए दोनों मैंने बता दिया, और यहाँ पे लिख भी रखा है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली उत्तल, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती है, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोनों पॉइंट, ठीक है, और इसका फिगर जो है बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला पॉइंट ये आपका दूसरा था, ठीक है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए
तृतीय नियम, थर्ड रूल, देखिए, दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल या वक्ता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, तृतीय नियम कहलाता है। देखो भैया, दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट रहा है, दोनों इसमें आती हुई उसमें आती हुई प्रतीत होता है, इसमें प्रतीत नहीं हो रहा, समझिएगा, गौर से समझिएगा। देखिए मैंने क्या बताया, ये जो है आपका, समझिएगा गौर से समझिए, देखिए देखिए, दर्पण के वक्ता केंद्र, क्या मैंने बताया, दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां पे जाएगा, उसी रेखा में जा रहा है बार से, मतलब उसी मार्ग में वापस लौट रहा है। दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें दोनों में जा रहा है, बट इसमें आती हुई प्रतीत, थोड़ा सा इसमें डैश डैश किया, मतलब इसमें प्रतीत होगा, इसमें होगा रियल में। ये आपका अवतल है, उत्तल है, थोड़ा समझिएगा। मैंने क्या बताया, दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल रहेगा या वक्ता केंद्र से होकर आने वाली उत्तल रहेगा, इसमें आने वाली रहेगा, इसमें जाने वाली रहेगा। गोली दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल, आने वाली उत्तल प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन जैसे ही टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो ये आपका ये परावर्तन परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौटेगा, इसमें भी उसी मार्ग में वापस लौटेगा। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात, गोली दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल, आती हुई प्रतीत होने वाली उत्तल, परावर्तन के पश्चात मुख्य जो है उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, सिंपल सी बात है। इस मतलब जैसे आया, मतलब जैसे ये आया यहाँ पे, ऐसे आपका वापस लौट गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा तीसरा पॉइंट में। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका अगले पेज पे। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए, गोलीय, थोड़ा समझिएगा। चलिए, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछता है, चाहे इंटर के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं और हाई स्कूल के बच्चे तो देखेंगे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न 100% बनता ही बनता है और 6 नंबर इससे आता ही आता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 6 स्थिति हैं इसमें और उत्तल का भी 2 स्थिति पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो गोली दर्पणों से जो प्रतिबिंब का बनना होता है ये 2 होते हैं। ठीक है, एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है, एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। अवतल दर्पण में 1 2 3 4 5 6 स्थिति बनता है, उत्तल में 2 ही स्थिति पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 6 नंबर आएगा ही आएगा। तो चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे पहला मैंने क्या बताया था, जब आपका क्या हो, जब आपका यहाँ पे जब रहेगा, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत दूरी पर स्थित हो। और दूसरा क्या था, जब वस्तु अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरा मैंने बताया जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो। चौथा मैंने बताया जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। पांचवा मैंने बताया जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। छठवां, जब वस्तु कहाँ पे हो भैया, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ये आपका था अवतल के लिए। उत्तल के लिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा वक्ता दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने नाम बता दिया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगले पेज पे आपका आ गया क्या, पहला अवतल दर्पण के लिए ना, ये निम्नलिखित इसके जो नियम है, तो पहला मैंने क्या बताया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो भैया इसको हम समझते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्राकृति दर्पण व वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व स्थिति, आप स्थिति आकार दोनों समझ सकते हैं, आकार, प्राकृति व वस्तु की दूरी, ये सभी किस पे निर्भर करेगा, अवतल दर्पण इसी पर निर्भर करेगा। ठीक है सभी। चलिए मैंने क्या बताया, जो इसकी स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो सकता है और वस्तु की स्थिति दूरी हो सकता है, और इसकी जो आकार या प्रकृति जो होगा तो इसी पे निर्भर करेगा। तो पहला स्थिति मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। ठीक है, पहला स्थिति क्या था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, जब है यार, ये तो जब। ठीक है, इसको जब बना लीजिएगा, या इसको थोड़ा सा इरेज करके बना देते हैं। जब है, ठीक है, जब। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे जब लिखना है। ठीक है, जब, ये पहला था। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, चलिए, तो मैंने क्या बताया, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो इसका डिफिनेशन बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा मैं बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा बनता है। वस्तु से जो है अत्यंत छोटा बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखो भैया ये आपका यहाँ पे अनंत है, ठीक है, अनंत। जब कोई वस्तु कहाँ पे स्थित होगा भैया, अनंत पे, ठीक है। जब कोई वस्तु कहाँ स्थित होगा बेटा, अनंत पे, यहाँ पे इसको बोलेंगे अनंत, ठीक है। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर या फोकस पर। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, ये तो अनंत बहुत बड़ा हो सकता है, ये बहुत छोटा बन रहा है। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक बोल सकते हो और उल्टा बोल सकते हो, और वस्तु से अत्यंत छोटा, ये वस्तु बहुत बड़ा होगा, ये छोटा बन रहा है, ठीक है बन। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगा, कहाँ, अनंत, यहाँ पे अनंत है, ये पूरा आपका अनंत है, ठीक है। जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। दूसरा, ये पहला था, दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा आपका क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है। देखो वक्रता केंद्र यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिबिंब जो है ये क्या हुआ है बेटा, स्थित है, ठीक है। समझिएगा इसका डिफिनेशन, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां पे स्थित होता है भैया, अनंत पे। ये अनंत है, देखो बेटा समझिए, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, वक्रता केंद्र से, देखो वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित है। अगर मान लो कुछ दूरी पर स्थित है तो यहाँ पे ये समझना, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ स्थित है, ये मान लो कोई प्रतिबिंब होगा तो भाई यहाँ स्थित है, ये अनंत वाला होगा, और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना है, उसका परछाई जो है प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से क्या होना चाहिए, कुछ दूरी पर स्थित होता है, क्या होगा बेटा, वक्रता केंद्र से क्या होगा, कुछ दूरी पर स्थित होगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत नहीं बोलना है, वक्रता केंद्र बोलना है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब, इमेज जो है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपका था दूसरा स्थिति, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है, कुछ दूरी मतलब थोड़ा सा दूरी होगा, यहाँ से इतना सा लिख सकते हो। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है बेटा तो उसका प्रतिबिंब जो इमेज वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में ही बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने यही डिफिनेशन भी लिख रखा है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मतलब बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, ठीक है बेटा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला तीसरा स्थिति क्या है इसका, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब कोई वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब है और इसका इमेज जो है यहीं भी बन रहा है,
ठीक है, तो ये इसका स्थिति हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, यहाँ पे बोल सकते हो, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बन रहा है। देखो बेटा, ये आपका जो डिस्टेंस है, इसकी दूरी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी होगी, मान लो अगर 2 है तो यहाँ की भी दूरी 2 ही होगा। ठीक है बेटा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां पर होना चाहिए? वक्रता केंद्र पर। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, और ये आपका इसका फिगर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, या अवतल दर्पण पूरा टोटल है, इसके सामने यहाँ पे क्या है? ये प्रतिबिंब बन रहा है। थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, समझ में आया? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बन रहा है। देखो, इतना जिसका इतना, दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, ये आपका अनंत वस्तु होगा, ये वाला दोनों, और ये आपका इसका परछाई बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा दोनों। ठीक है, फिगर भी बना लीजिएगा। चलिए, चौथा आपका गया। चौथा, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, देखिए यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ये केंद्र सी होता है और मुख्य फोकस एफ होता है, इसके बीच में स्थित होगा कोई वस्तु, तब उसके लिए हम लोग स्थिति पढ़ने वाले हैं। चौथा स्थिति है। ठीक है, चौथा स्थिति क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र से कुछ दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। देखो बेटा, समझिएगा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे समझ आएगा, थोड़ा समझिए इसको गौर से। जब कोई वस्तु, ये कोई मतलब ये तो आपका दर्पण है, आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेता हूं। ठीक है, चलो चलो चलिए, जब कोई वस्तु, ये अब मान लो ये दर्पण तो है ही है। ठीक है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब समझिएगा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से, ये जो केंद्र है सी, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से क्या करेगा भैया? वक्रता केंद्र और जो है मुख्य फोकस, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज वक्रता केंद्र से कुछ दूर बन रहा है। हम तो ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से कुछ दूर बन रहा है। अब ये बेटा, इसमें कैसे समझेंगे हम लोग? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से और एफ क्या है? फोकस, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर यहाँ पे बन रहा है। अब कितना दूरी है आप माप सकते हैं या आप समझ सकते हैं। देखो देखो, समझिए, थोड़ा समझिए। ठीक है, चलिए देखिए, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित होता है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनेगा। यहाँ पे देखो बन रहा है ना, ये कहाँ बन रहा है? कुछ दूरी तो बना होगा, डिस्टेंस है। ये तो यहाँ पे सी और एफ के बीच में बना था, बट इसका जो प्रतिबिंब बना है, इमेज, ये आपका क्या बनेगा? दूरी बनेगा। अब भैया बहुत लोग कहेंगे सर इमेज क्या होता है? दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे बेटा। देखो, जैसे मान लो ये है इसका परछाई, ये परछाई जो होता है ये आपकी इमेज होता है। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। ये दो प्रकार होते हैं, वर्टिकल और रियल। मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। भाग 1 में, मतलब आपका चैप्टर 1 में मैंने पढ़ा रखा है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, तब आके यहाँ पे देखिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए, दर्पण मैंने आपको पढ़ा रखा है, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वर्टिकल, और वो सभी मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए, इसको आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूं। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से, ये जो वस्तु है यहां से नाप लो और यहां से नाप लो, ये थोड़ा सा बड़ा है तो वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा नहीं, बड़ा बनता है, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो वस्तु से क्या कर रहा है? बड़ा बन रहा है। यहाँ पे यही मैंने लिखा भी है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है।
चलिए आगे पेज पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। चलिए, पांचवा आपका क्या है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब कोई वस्तु क्या हो, यहाँ पे मुख्य फोकस पर ही स्थित हो। जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर ही स्थित हो तब उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले, समझिएगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। समझिएगा, बहुत अच्छा है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित, या मुख्य फोकस बोल सकते हैं या फोकस पर स्थित होता है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और उससे बहुत बड़ा बनता है। देखो बेटा समझो, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण तो है, यहाँ लिख लीजिएगा अवतल दर्पण, मैंने पढ़ा रखा है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित होता है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, अनंत। इधर अनंत है, अनंत कहीं मिल तो नहीं रहा है, ये भी किधर, ये भी नहीं मिल रहा है, तो आपस में क्या है, अनंत दूरी पर जा रहा है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पे इमेज, ये अनंत बन रहा है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे, क्योंकि जो समांतर किरणें होती है ऐसे कभी भी आपस में मिलती नहीं है। आपको मैंने समांतर प्रकाश पुंज पढ़ा रखा है पहले चैप्टर में, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की क्या होगा भैया, सामने मुख्य फोकस पर, ये जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इससे तो बड़ा ही बनेगा क्योंकि बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। आई होप ये आपको 5वां पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 6वां स्थिति पे। 6वां स्थिति क्या कह रहा है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में क्या होना चाहिए, स्थित होता है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। चलिए, तो मैंने क्या बताया, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ये आपका 6वां स्थिति है, ये लास्ट स्थिति है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, तो मैंने क्या बताया, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य मतलब फोकस के बीच स्थित होता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मतलब अवतल दर्पण के सामने भैया है, मैंने बता नहीं रहा हूँ कि यही नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने है तो बोलना पड़ेगा ना, और ध्रुव और क्या फोकस बोलोगे। देखो ये अवतल दर्पण है, ध्रुव आपका क्या होता है P, और ये आपका क्या होता है F। तो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, प्रतिबिंब ये बना हुआ है। ठीक है बेटा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, ये क्या है, मुख्य फोकस बोल सकते हो या फोकस, और ये क्या है P, ध्रुव। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होता है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। बहुत बढ़िया, दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस बोल सकते हैं या फोकस तथा ध्रुव के बीच में क्या होता है, स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यहाँ देखो पीछे बन रहा है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से मतलब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इससे इतना वस्तु छोटा है, अभी देखा तो इतना बड़ा हमारे बीतों नहीं होता। ठीक है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होता है, चाहे यहाँ हो सकता है, चाहे यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F तथा ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाक से नोट कर लीजिए। ये आपका 6वां स्थिति है और ये आपका अवतल का समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आपका अगला हम चलते हैं जो है अगले पेज पे। ये 6वां है ना। अब आ जाइए, अवतल दर्पण का यूज पढ़ेंगे हम लोग, उपयोग जो है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्या है, पहला इसमें क्या है, ये निम्नलिखित होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है निम्नलिखित होता है बेटा। तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा, बड़ी फोकस दूरी
तथा बड़े द्वारक के लिए के अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में या शेविंग बोल सकते हो किया जाता है। मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दाढ़ी बनाने में, चेहरा भी देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग चेहरा तो देखते ही होंगे, तो इसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में भी कर सकते हैं। ये बड़ी फोकस दूरी के लिए है, क्योंकि जैसे हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं तो बड़ा शीशा चाहिए, तो ये बड़ी फोकस दूरी के लिए, यहाँ समझिएगा, बड़ी फोकस दूरी के लिए, मतलब बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? शेविंग बनाने में किया जाता है, मतलब दाढ़ी बना सकते हैं। शेविंग मतलब दाढ़ी बनाने में किया जाता है। हम लोग तो दाढ़ी हैं, लड़कियां क्रीम पाउडर लगाने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत लोग तो लगाते होंगे। तो हमारी लड़कियां जो वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग भी तो जानते होंगे दर्पण क्या होता है। क्रीम पाउडर आप तो लगाते ही होंगे, जानते हैं, जिसमें हम लोग चेहरा वगैरह देखते हैं, तो उसमें हम बड़े द्वारक का जो है फोकस दूरी का यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं हम। और उत्तल दर्पण का जो है, ये उत्तल दर्पण का गया क्या जी? रुकिए रहो 1 मिनट। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? रुकिए रहो 1 मिनट। अवतल दर्पण 6वां स्थिति 7वां। अवतल का कहाँ से? उत्तल का ये है या अवतल का होना चाहिए? 2 स्थिति, थोड़ा यहाँ से चलिए। चलिए किस पे थे? चलिए, हाँ, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए अवतल नहीं था, उत्तल था, मैंने मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखो जो मिस्टेक हुआ इसको हम लोग बना लेते हैं, ब्लैक से बना दे, अवतल करते हैं इसको। चलो पीला यूज़ कर लेता हूँ। देखो यहाँ अवतल है, इसको अवतल, ये अवतल है। यहाँ पे जो है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। चलिए, तो मैंने क्या बताया? अवतल। थोड़ा सा इसको हम, चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो दोस्तों माफी चाहते हैं, चलिए यहाँ से इसका हेडिंग क्या नाम है? अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? ये निम्नलिखित होता है बेटा। पहला क्या हो जाएगा? बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में या शेविंग बनाने में किया जाता है या यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, चेहरा वगैरह में भी देखने में। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर जो है आँख, दाँत, कान, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। जैसे हम लोग तो चेहरा देखते हैं, बड़ा शीशा चाहिए, क्योंकि छोटे शीशे में दिखाई नहीं देगा। और जो छोटे द्वारक होते हैं, जैसे कान का और कान में भी जो देखते हैं दर्पण, और या आँख में देखना हो या दाँत में भी देखना हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं डॉक्टर जो आँख, दाँत, नाक, गले आदि का जो निरीक्षण करने के लिए, मतलब जाँच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। ये दूसरा इस पॉइंट है आपका। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख व दाँत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? आप देखिए तीसरा पॉइंट मैंने बताया, सौर भट्टियों में सूर्य को प्रकाश को केंद्रित करके प्रकाश बड़े अवतल दर्पणों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। सौर की भट्टियों में जो प्रकाश को केंद्रित करके बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। सौर भट्टियों में क्या होता है? बहुत सारी आग वगैरह इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं, ठीक है। सौर भट्टियाँ आप लोग जानते हैं, जिसमें ईंटा वगैरह बनाया जाता है, उसके और भी होता है। सौर ऊर्जा आप लोग जानते हैं, बट ईंटे वाले को नहीं यूज कर सकते हैं बेटा, यहाँ समझिएगा। ईंटा पाथने वाला बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। सौर ऊर्जा आप लोग देखे होंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता होगा, इसका स्पेशली मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सौर ऊर्जा का, ठीक है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। बट यहाँ पे भी हम इसको यही बता देते हैं, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं? दर्पणों का यूज किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता, अधिक उपयोग किया जाता है प्रकाशित करने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बताया? अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। मार्केट वगैरह में देखोगे
थोड़ा ही स्थान रहता है, उसमें क्या होता है, अगर एक लाइट लगा दें पूरे मार्केट उजाला कर दे, मतलब ज़्यादा रोशनी कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण का जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग जो है टेबल लैंपों का मतलब जिसमें ऐसे टेबल लगा होगा, आप लोग देखे होंगे हाईवे वगैरह पे ऐसे लगा रहता है, इसमें लाइट लगा रहेगा बहुत सारा, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लो ये आपके खंभे टाइप में रहेगा, इससे जमीन से जुड़ा रहेगा ये, और यहाँ पे बल्ब, यहाँ बल्ब, यहाँ बल्ब, ऐसे चारों तरफ से लगा रहता है। इससे आपकी चारों तरफ यहाँ पे रोशनी, इधर रोशनी, रोशनी चारों तरफ फैलेगी, तो इससे सारा मतलब एक गांव उजाला हो सकता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, छोटा सा गांव उजाला हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, औसत दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट क्या है इसका, पांचवा पॉइंट समझते हैं। मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, मोटर कारों, जो मोटर कार आप लोग गाड़ी वगैरह देखते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, मोटर कारों, रेल के इंजनों में, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। और बेटा यहाँ पे जिससे इसकी फोकस दूरी को प्रकाशित किया जा सकता है, जिसकी फोकस दूरी है प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था उस समय जब आपको स्थिति पढ़ा रहा था, वहाँ पे दो स्थिति होते हैं। पहला मैंने अवतल का बता दिया 6 स्थिति, उसके बाद उसका उपयोग भी बता दिया, यूज़ कहाँ होगा। दूसरा मैंने बताया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो है दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है। पहला मैंने क्या लिखा है, जब वस्तु आनंद दूरी पर स्थित हो। पहला स्थिति यही है, जब वस्तु क्या हो, आनंद दूरी पर स्थित हो। तो भैया क्या है, उत्तल है, वो तो अवतल था, तो यहाँ पे हमें उत्तल बोलना है। सेम उसी जैसा परिभाषा मैंने लिखा है, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने आनंद दूरी पर स्थित होता है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण तो आप देख लिए हैं, उत्तल दर्पण यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है, ये चित्र है उत्तल दर्पण का। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत, ये आपका क्या है, आपका टोटल क्या दिख रहा होगा, अनंत, जिसको बोलते हैं अनंत। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये जाके भैया ये यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे जा करके या ऐसे जाकर यहाँ पे बन रहा है, इसमें तो ऐसे ऐसे टकराएगा भैया, परावर्तित होगा, तो बात ही है, बट वहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रहा है। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, यहाँ पे अवतल नहीं बोलना है, उत्तल बोलना है। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने आनंद दूरी पर स्थित होता है, आनंद मतलब यहाँ पे देख सकते हो दूरी पर स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। तो इससे तो छोटा बनेगा, ये बेटा देखो इतना बड़ा सा है, ये यहाँ ले आओ, छोटा सा बन रहा है ना, तो यहाँ पे छोटा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बन रहा है, तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने आनंद दूरी पर स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनता है, या प्रतिबिंब वास्तविक आभासी सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। आभासी रहेगा, वास्तविक तभी रहता है जो अवतल होता है, बट इसमें आभासी बोलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप उसको समझ में आ गया होगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल नहीं उत्तल है, समझिए, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने आनंद दूरी पर स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत, ये भैया इतना बड़ा बा, ये इतना छोटा सा बा ना, तो ये क्या कहलाएगा, पहला स्थिति कहलाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब आपको अगले पेज पे लिया चलते हैं। चलिए दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, दूसरा स्थिति क्या है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच में हो, ठीक है, या चाहे जहाँ बोल सकते हैं, चाहे जहाँ, या चाहे जहाँ बोल सकते हैं, चाहे जहाँ है, चलो इसको बना लेते हैं, चाहे जहाँ, ये चाहे जहाँ है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव, ध्रुव मतलब जानते हो क्या होता है, पी, ठीक है। ध्रुव क्या होता है, पी, ये पी आप लोग जानते होंगे, पी को बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। तो ये पी क्या है, आपका ध्रुव है, ठीक है। तो पी ध्रुव और अनंत, अनंत आप लोग जानते होंगे, अनंत ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत दूर है ना अनंत, तो ये इतना अनंत इसे बोल दीजिएगा, अनंत पर के बीच स्थित होता है, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन मैंने छोटा सा लिख रखा है, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहाँ रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो मैंने क्या बताया, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने
ये तो भैया सामने है, ये हो, ये का हो, सामने ना हो ना, सामने हम खड़ा है। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहां स्थित हो, चाहे जहां, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहां स्थित हो, ठीक है, चाहे जहां रख दो या स्थित हो जाए बेटा, समझिए, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहां रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव, ध्रुव मतलब P, और क्या होगा फोकस, फोकस मतलब F के बीच में क्या करेगा, बनेगा। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहां, जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने चाहे यहाँ रख दे, चाहे यहाँ रख दे, चाहे जहां स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ये प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका अनंत होगा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका अनंत है, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है, बन रहा है इसका, ठीक है। तो जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल बोलना है, ठीक है, उत्तल मत बोलिएगा इसमें। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहां, अब यहाँ भी स्थित हो सकता है, यूं भी स्थित है, यूं भी, तो चाहे जहां की स्थित कहते हैं। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने चाहे जहां स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। यह प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी। यह प्रतिबिंब क्या होगा भैया, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका जो है दूसरा स्थिति था, जब कोई वस्तु जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। इसका नाम ए भी है और ए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे ए बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए, मैंने अपने से लिखा है, थोड़ा सा बुक का सहारा ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग क्या है, उत्तल दर्पण का के उपयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग मतलब स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता। आप लोग ट्रक वगैरह देखे होंगे, बस वगैरह देखे होंगे, जब ट्रक वाला गाड़ी चलाता है तो इसके बगल में एक शीशा लगा होता है, जिस उसके बगल में जो शीशा लगा होता है, जैसे ड्राइवरी करेगा तो शीशा में दिखता रहता है पीछे कौन गाड़ी आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो भैया वो जो होता है आपका, जो पीछे बगल में लगा रहता है, वो आपको उत्तल दर्पण का यूज़ करता है। या आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं या आप जो है बस वगैरह में देखेंगे तो बगल में जो है शीशा लगा रहता है, तो जो बगल में शीशा लगा रहता है वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ताकि पीछे के वाहन जो है देखा जा सके कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसलिए हर गाड़ी में वगैरह में देखते हैं, फोर व्हीलर में भी देख सकते हो, बाइक में भी, तो यहाँ पे देख सकते हो, बाइक वगैरह में भी देखो लेफ्ट टाइप में जो पीछे वस्तु देखने के लिए होता है, उत्तल का यूज किया है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही कह रहा था, इसमें पॉइंट पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है मोटर गाड़ी में पीछे देखने के लिए जो शीशा यूज करते हैं क्या होता है, कौन सा दर्पण होता है, तो ये सभी चीज़ें यूज हो सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट सीधा दिखाई प्रतिबिंब, मतलब सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप, ठीक है, का प्रकाश अपसारित किरणें पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैल जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो भैया कहने का मतलब, गली बाजार आप लोग देखे होंगे, तो गली यहाँ पर कह रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों के परावर्तक के पृष्ठ के रूप में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरणें, ये भैया आपको मैंने पढ़ा रखा हूँ, इसको आप पूछिएगा मत, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले लेसन में, आप जाकर देख लीजिएगा पहला वीडियो, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है क्या होता है अपसारी किरणें, ठीक है। अपसारी प्रकाश पुंज भी मैंने पढ़ा रखा हूँ, अपसारी प्रकाश पुंज ये मैंने पढ़ा रखा बेटा, ये आप जाकर के देख लीजिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है, अपसारी प्रकाश और समांतर प्रकाश पुंज ना, ये आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा अपसारी का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझाया था। मैंने क्या बताया, एक बार और समझ लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क भी बोल सकते हो, गली तथा सड़क, बाजार तो बोलोगे ही, सड़क बोलोगे ही, गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैला जाता है। अब भाई
आप सड़क वगैरह जानते हैं, बहुत शहर में जाएंगे तो बहुत सारी लाइटें लगी रहती हैं, ताकि उसमें यूज़ करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या आ जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुग्मी फोकस क्या है, संयुग्मी फोकस। ठीक है बेटा, तो संयुग्मी फोकस आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो संयोगी फोकस होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक बार और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और आप लोग जो संयोगी फोकस है, ठीक है, तो संयोगी फोकस को आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम संयोगी फोकस को समझाते हैं। संयोगी फोकस आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयोगी फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं पर, जैसे भैया दर्पण के मुख्य अक्ष आप लोग जानते हो, जैसे मान लो मैंने गोला बनाया, ये केंद्र है, ये आपका ध्रुव है, ध्रुव से मिला इसके बाहर, यहाँ तो मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष नहीं होगा, तो दर्पण के मुख्य अक्ष देखो, समझो, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयोगी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बने, दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु, दूसरे वस्तु पर जो रख रहे हैं वो क्या बनने चाहिए, प्रतिबिंब पहले वस्तु पर बने, पहले वस्तु पर बनना चाहिए। जब कोई वस्तु, समझिए, जब कोई वस्तु, संयोगी फोकस पहले समझ लिए, जब कोई वस्तु, देखिए यहाँ पे दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह उन दो बिंदुओं को संयोगी फोकस कहते हैं। समझिए, दर्पण के मुख्य अक्ष, समझो बेटा, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को, भैया मुख्य अक्ष बाहर होगा बेटा, मैंने बार बार समझा रहा हूँ, मुख्य अक्ष बाहर होगा, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयोगी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु दूसरे बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु पहले वस्तु पर बने, मतलब जो दूसरी वस्तु पर जो रखी रहेगी वो पहले वस्तु पर, जब कोई वस्तु, यहाँ पे आप लोग फिगर अभी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाया है, इसमें देखिए अभी यहाँ पे दो फिगर बनाया हूँ, दोनों अभी आपको समझाएंगे, पहले यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, तब उसके बाद मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए पहले मैंने क्या बताया, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयोगी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर जो रखी वस्तु होगा पहले बिंदु पर बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, संयोगी फोकस कहलाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने क्या बताना चाहता था, इसमें दो बार रिपीट हो गया है, थोड़ा सा आप इसको संभाल लीजिएगा। तो क्या संभालना है आपको, जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने, तथा लिखना चाहिए यहाँ पे, तथा दूसरी बिंदु पर रखी वस्तु, इसको यहाँ से डिलीट कर देना चाहिए था यहाँ से। ठीक है, तथा यहाँ पे वह दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, क्या कहलाएगा, संयोगी। ये आप लोग फिगर समझ सकते हैं, यहाँ पे फिगर है। ठीक है, चलिए इसके अगले पेज पे आप लोग लिख लीजिएगा इसको, चलिए अगले पेज पे समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने बताया, जैसे मैंने ये दर्पण बनाया हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे ये वस्तु बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा। जब ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना था तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयोगी फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, एक एक काट दें यहाँ से यहाँ तक, वह दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, क्या कहलाएगा, संयोगी फोकस। ठीक है, इसको भी काट दीजिएगा, इसको मत उतारिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आपके अगले पेज से चलते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है आपका गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी, थोड़ा सा इसके आगे पढ़ लेते हैं तब ये पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए क्या है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है बेटा, तो गोली दर्पण के लिए परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग निम्न प्रकार से सीखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो पहला मैंने क्या बताया,
दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। दूसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा मैंने क्या बताया, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों के दिशा में नापी जाती हैं। नापी जाएंगी मतलब दूरियां जो है धनात्मक चिन्ह के साथ नापी जाती हैं, ठीक है। नापी दूरियां जो है धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। फिर समझ लीजिए, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ये चौथा पॉइंट में क्या है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इसको हम अभी क्वेश्चन कराते समय समझाएंगे। ये पांचवा पॉइंट में क्या है, जब मतलब वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। चलिए अब इसको हम अगले पेज पे आपको समझा देते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, इसका क्वेश्चन लगाने में आपका यूज करेंगे। ओ सेट कहाँ गए हैं जी, यहाँ पे है, यहाँ ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह प्रपाटी बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये आपके जो है क्वेश्चन जब लगाओगे, क्वेश्चन सवाल लगाओगे तब यहाँ पे पद बोल सकते हैं, आप प्राचल बोल सकते हो। यहाँ पे उत्तल दर्पण और यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला समझिएगा क्या है, पहला पॉइंट में क्या है, फोकस दूरी उत्तल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। इसको हम प्लस से लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम माइनस से लिखेंगे, ठीक है, इसको समझिएगा। दूसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या जो होता है आर होता है, फोकस एफ होता है, ये आपका स्मॉल आर बोल सकते हो या कैपिटल नहीं बोलना भी। तो ये उत्तल में क्या होता है, धनात्मक जिसको प्लस बोलते हैं, और अवतल में ऋणात्मक जिसको माइनस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा है आपका वस्तु की दूरी जिसको हम यू से लिखते हैं। उत्तल में ऋणात्मक माइनस लिया जाता है, अवतल में माइनस, दोनों में माइनस होता है इसका, ठीक है, ऋणात्मक अवतल उत्तल में दोनों में, ठीक है। चौथा है आपका वास्तविक प्रतिबिंब की दूरियां, ये लागू नहीं है, किस में लागू नहीं, उत्तल में, अवतल में ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है, ये अवतल में ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए और आपका पांचवा है आभासी प्रतिबिंब की दूरियां, उत्तल में धनात्मक लिया जाता है, ठीक है, और दोनों में धनात्मक, इसमें भी धनात्मक, इसमें अवतल में उत्तल में दोनों में धनात्मक, ठीक है। चलिए छठवां क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई आपका आई होता है, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई वो भी यूज कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। चलिए इसको क्वेश्चन कराते समय आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो छठवां पॉइंट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई जो है लागू नहीं है, किसमें, उत्तल में, और उत्तल में जो होगा ऋणात्मक, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें लागू नहीं है, इसमें ऋणात्मक है, ठीक है। अगला है सातवां, आभासी प्रतिबिंब की लंबाइयां धनात्मक धनात्मक दोनों में धन धन होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जब हम क्वेश्चन इसका करेंगे, सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन हल करवाएंगे, तो उसमें आपका इसका यूज होगा, इसको याद कर लीजिएगा, मैं उस टाइम आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी हेडिंग छूटना नहीं चाहिए, एकदम किस टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ, एक भी हेडिंग छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए ये तो मैंने पढ़ा दिया, अगले पेज पे आ गए, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध, ठीक है। तो ये संबंध क्या होता है भैया, देखिए मैंने क्या बताया, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर की आधी होती है। अर्थात देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, एफ बराबर, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेता हूँ, चलिए ये जो एफ दिख रहा है आपको, एफ बराबर क्या होता है, 1/2 आर ना, कहने का मतलब यह बराबर r/2 ऐसे बोल सकते हो, या स्मॉल में लिखना चाहते हो स्मॉल लिख लीजिए, r/2, मतलब जो इसमें संबंध है वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष क्या होता है, छोटा होता है। छोटा क्या होता है भैया, दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या के अपेक्षा छोटा होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की आधी है, आधी मतलब यह बराबर r/2 हो जाएगा आपका फार्मूला, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसको पूछा जाता है, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछा जाता है, और आपके क्वेश्चन लगाने में भी परिभाषा में पूछ सकता है, ठीक है।
चलिए अब अगला हम चलते हैं अगले पेज पे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला आपका हेडिंग है गोलीय दर्पणों या दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए u कामा v तथा f में संबंध, ठीक है, रिलेशन क्या है। तो बेटा यहाँ मैं बता दूँ 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये आपका क्या है, फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आपका इसी से क्वेश्चन लगेगा। इसको रट लो चाहे जैसे, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखो, जहाँ मैंने बता दिया, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी, और ये दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, ये आपका है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। u, इसमें देखिए u v तथा f में संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है, ठीक है, मतलब इसी में ये जो है दर्पण सूत्र कहलाएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, आई होप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है आपका, इस चैप्टर का लास्ट डिफिनेशन, तो इसको हम समझते हैं। अगला हेडिंग है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने दो, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बताया, रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई आई होती है तथा वस्तु की लंबाई ओ होती है, अनुपाती, मतलब वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्या बताया, रेखीय आवर्धन यम से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा I/O होता है बराबर V/U होता है माइनस में, और इसको हम H'/H भी लिखते हैं, ठीक है, आपके बुक में दिया रहता है। तो आप इतना फार्मूला इसका लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, I/O बराबर -V/U। ये क्वेश्चन कराएंगे तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने क्या बताया, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। उत्तर दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर जो है समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर अच्छा लगा होगा, आपको अगर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये भी बताइएगा। और आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है आपको वीडियो बना के दूँ। और आप अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन तुरंत जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं, ये भी बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।